हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में मोहम्मद अनस फैजी साहब को इनवाइट किया है। हमारे मेहमान हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आप हरफन मौला हैं और हास्य व्यंग के शायर हैं। मोहम्मद अनस जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। हमारे दर्शकों को आज आपकी लफ्ज़ों से उर्दू की मधुर आवाज़ सुनने को मिलेगी और आपका कंठ तो वाकई माशाअल्लाह है। और हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि पहला प्रश्न है कि श्रृंगार रस की कविता हो या शायरी हो, उसे महिलाओं पर ही लिखी जाती है। ज़्यादातर शायर या कवि महिलाओं पर ही लिखते हैं, पुरुषों पर क्यों नहीं लिखते? इस विषय पर हमारे दर्शकों को कुछ पता है। बड़ा अजीब लगेगा कि कोई पुरुष किसी पुरुष के लिए कविता लिख रहा है। जी, इस पर तो आदि समाज की आपत्ति है जी, कि एक पुरुष जो है वो पुरुष से प्यार करे। जी, तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा जिम्मेदार जो हैं वो महिलाएं हैं। जी, जी, हमने जी, तो उनकी जुल्फों पे शायरी की, क्या बात है, लेकिन क्या वो हमारी मूंछों पर, हमारी चाल पर, हमारी कमर पर वो शायरी नहीं कर पाई। तो महिलाएं जिम्मेदार हैं इसके जी, लिए। जी, 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 जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर पुरुष श्रृंगार रस की कविताएं लिखते हैं या शायरी लिखते हैं तो वो महिलाओं पर, उनके बालों पर, उनकी आंखों पर, उनके काजल पर लिखें, लेकिन ये जिम्मेदारी आधी आबादी पर देते हैं आप। ये काम उन्हें करना चाहिए, महिलाओं को करना चाहिए कि वो आगे आएं और जिस तरह से हमने उनका सौंदर्य वर्णन किया है वो भी उसी तरीके से हमारी सौंदर्य को, हमारी सुंदरता को जो है अपनी कविताओं में लिखें। क्या बात है, क्या बात है। आप आह्वान कर रहे हैं आदि आबादी। हाँ बिल्कुल, आए फ्रंट पर। क्या बात है। हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपका जो अपना कविता का लेखन है, जो शायरी का लेखन है, ये आप कब से लिख रहे हैं? ये मुझे लगता है कि 10वीं और 11वीं क्लास के आसपास मैं डायरी में कुछ लिखने लगा था। जी। एक नज़्म लिखी थी, भुज गुजरात में एक ज़लज़ला आया था उस पर। तो उस वक्त हमें ये नहीं मालूम था कि ये शायरी है या नहीं, उसमें काफ़िए मिला लेते थे। लेकिन इस बात का एहसास कि वाकई हम कुछ लिख सकते हैं वो बहुत बाद में हुआ। मुझे लगता है 2015 और उसके आसपास का जो दौर था, जो सोहबतें मिली आकाशवाणी में इरफान आज़मी साहब, फिर वहाँ से बाहर निकले पुरानी दिल्ली, जो जाहिर है कि गालिब और मीर की दिल्ली है, वहाँ जो सोहबतें मिली, जावेद मुशीरी साहब हुए, मुनीर हमदम साहब, ये सभी असातिज़ा जो हैं इनके साथ बैठे, इन्होंने सिखाया, कुछ सीखा। तो अब शायद कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि कुछ तो आ गया है। क्या बात है, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आपने खुद इस बात को स्वीकार किया कि कुछ आपको आ गया, शायद कुछ आ गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को जो कुछ आया है उसमें पसंदीदा कोई शेर और शायरी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। कोशिश करता हूँ कि पहले कुछ हंसाया जाए आपको। जी, जी, जी। हमारी लड़कियाँ आमतौर पर, हमने प्रपोज बहुत किया कॉलेज ज़माने में। जी। अच्छा, उर्दू ज़बान सीखने के बाद ये लगा कि अब तो मोहब्बत आसान हो गई है, तो हम जो भी शेर याद होता था उसका इस्तेमाल कर लेते थे और सुना देते थे। तो लड़कियों को प्रपोज किया, वो रिजेक्ट कर देती थी, हम फिर प्रपोज करते थे, वो फिर रिजेक्ट करती थी। अब जब उनको देखते हैं तो वो क्या दिल में विचार आता है हम सभी के, जो ठुकराए हुए आशिक हैं, उनकी पूरी कैफियत मैंने बयान करने की कोशिश की है कि पेट निकला हुआ, आँखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है, मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। वाह। उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। और हर घड़ी हाथों में मोबाइल नहीं होता था जब, देखकर बस दूरदर्शन दिल को बहलाते थे हम, आप जो कुछ OTT पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ 2 फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। वाह वाह। सिर्फ 2 फूलों के मिलने से। हम सांकेतिक भाषा होती थी हमारे ज़माने में, सीन को इतना साफ करके दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो आप जो कुछ OTT पर देखकर समझे हैं वो सिर्फ 2 फूलों के मिलने से समझ जाते थे हम। तो ये इस तरह की कुछ कविताएं हमने लिखी। क्या बात और है। इसके अंदर कुछ जो आसपास का समाज है उस पर भी हमारी कोशिश रही कि उस पर भी व्यंग किया जाए। जी। होता ये है कि हम ना चाहते हुए भी अलग अलग
दरबों में बटे हुए हैं। जी जी। ऊपर वाले ने एक दुनिया दी थी, इंसान बनाया था, बड़ी मोहब्बत से रह सकते थे, लेकिन हम सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं एक विचार रहता है कि मैं दूसरे से अच्छा हूँ। बिल्कुल सही। और यही विचार जो है मतभेद की पूरी दुनिया में असल वजह है कि अपनी जो ताकत है उसे साबित करना, तो हम बढ़ जाते हैं। तो मैंने ये लिखा कि एक साहब से मैंने पूछा कि आप कौन सी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं जाकर। बोला भैया देखिए मैं तो उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ जहाँ पर एसी लगा हुआ, उसके अलावा मुझे आप किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा दें। हालांकि हमारी दिल्ली में फिर भी नहीं है, लेकिन कुछ अब जब नीचे की तरफ जाते हैं कुछ इलाकों में तो वहाँ पर मस्जिदें ही बांट रखी हैं, ये हमारी वाली मस्जिद है, ये हमारी वाली मस्जिद। तो उस पर 4 पंक्तियाँ सुन लें एक कटाक्ष के तौर पे। बोले मसलकी तफरीक दुनिया से अनस मिट जाएगी, वाह। एक हो जाएंगे सारे देखना फिरका परस्त। फिरका परस्त जो बांटते हैं एक दूसरे को, एक हो जाएंगे सारे देखना फिरका परस्त, शिया सुन्नी देवबंदी साथ में होंगे खड़े, आप मस्जिद में जरा एसी का कीजिए बंदोबस्त। वाह वाह वाह। तो एक कास्ट सिस्टम जो है जो किसी भी तरह का हो, कहीं पर भी हो, वो सारा का सारा जो है वो सुविधाओं का अभाव जो है उस वजह से है, मुझे ऐसा लगता है। अनस साहब आपने अपनी रचना में, अपनी शायरी में अपने गंजेपन का उदाहरण दिया। हाँ, हम चाहेंगे कोई ऐसा ही हास्य व्यंग का कोई संस्मरण हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको सुनाता हूँ जी। और मैं उन लोगों में हूँ जो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया गंजी हो जाए। मतलब मैं आदिवासी तेल के सख्त मुखालिफिन में हूँ जी। मैं तो एक दिल्ली वासी तेल बनाने वाला हूँ जिसे लगाने के बाद जो बाल आपके सर पे हैं वो भी गायब हो जाएंगे। क्या बात है। वो भी क्या दिन थे इस जवानी के, हम सरापा जमाल होते थे, गौर तो कर हसीन चेहरे पर, तब हमारे भी बाल होते थे। वाह वाह वाह। और ये भी देखेंगे हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे, रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओ। वाह वाह, गजब गजब। दुनिया के जो बड़े पॉपुलर लोग हैं वो गंजे हैं जी। पूरे ना सही, आधे तो जरूर है। तो चेतावनी दे रहे हैं आप बाल वालों को। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ आने वाले समय की जब आप बाल बच्चेदार जो लोग हैं आप उनको चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, और जो बाल बच्चेदार होते हैं उनके बाल नहीं बचते उनके बच्चे बचते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ना सब हम आगे जैसा कि वर्तमान में लोग जो कवि हैं, लेखक हैं, हिंदी में गज़ल लिख रहे हैं और उर्दू में भी गज़ल लिख रहे हैं, तो हिंदी और उर्दू की गज़लों में कुछ खामी के आप हामी हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि बुनियादी तौर पे मैं तो उन लोगों में हूँ जो उर्दू और हिंदी को 2 भाषाएं नहीं मानता। यानी प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन जो एक बड़े लिंग्विस्टिक रहे, उन्होंने एक जगह लिखा है कि दुनिया की कोई 2 भाषाएं आपस में इतना नहीं मिलती जितना उर्दू और हिंदी मिलती है। इसीलिए मौसेरी बहनें भी हम इनको कहते हैं। जी 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 जी। तो जब हम बातचीत की बात करते हैं आम बोलचाल की, उसमें इन जबानों में जो थोड़ा बहुत फर्क है वो भी मिट जाता है। बिल्कुल। मैं इस वक्त आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ और आप मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और सुनने वाले ये फैसला करते रहे कि ये उर्दू है या हिंदी है। वाह, मेरा मानना है ये हिंदुस्तान का हर शहरी जो हिंदी जानता है वो उर्दू भी उतनी ही जानता है, और जो उर्दू जानता है वो हिंदी भी उतनी जानता है। मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आराम करने जा रहा हूँ जी, तो इसे आप हिंदी में भी इसी तरह कहेंगे कि मैं आराम करने जा रहा हूँ। ज़्यादा मुश्किल बोलना चाहेंगे आप तो आप कह देंगे मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन तो हमारी जो बोलचाल की ज़बान है वो एक है, उसे आप उर्दू कह लें, हिंदी कह लें, लिपि का फ़र्क है। बिल्कुल। तो गज़ल की, हाँ आपने जो गज़ल की बात की, गज़ल की अपनी एक ज़बान है, एक डिक्शन है, एक मिजाज है। हिंदी वाला भी उसी तरह से बहुत कामयाबी के साथ गज़ल कहता रहा है, और उर्दू वाले तो गज़ल के ताल्लुक़ से, गज़ल की वजह से बल्कि कह लीजिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि ये गज़ल वाले लोग हैं। वाह, हम चाहेंगे कि इस समय इस मौके पे हमारे दर्शकों को 1 या 2 शेर जो आपके पसंदीदा है। मैं अपनी गज़ल के इब्तिदाई दौर की जो पसंदीदा गज़ल है जी, उसके कुछ सुना देता हूँ। जी 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 जी। और उसका कमाल ये है कि उसकी रदीफ बदल दें आप, उसमें हिंदी लिख दें
तो हिंदी की गज़ल हो जाएगी उर्दू लिखें तो उर्दू। वाह। कि वो लिखकर खूब शर्माया, हमारा नाम उर्दू में, मोहब्बत कर रही थी चोरी चोरी काम उर्दू में। क्या बात है। आप चाहें तो हिंदी कर लें। वो लिखकर खूब शर्माया, हमारा नाम उर्दू में, मोहब्बत कर रही थी चोरी चोरी काम उर्दू में, और लबों पर आ गया देखो पिया का नाम उर्दू में। आहा। लबों पर आ गया देखो पिया का नाम उर्दू में, कि सीता लिख रही है अब सियावर राम उर्दू में। वाह 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 वाह। कि सीता लिख रही है अब सियावर राम उर्दू में, और सदाए इश्क गूंजी है सदा मथुरा की गलियों में। सदाए इश्क गूंजी है सदा मथुरा की गलियों में, भला लगता है कानों को अनस घनश्याम उर्दू में। आहा, क्या बात। भला लगता है कानों को अनस घनश्याम उर्दू में। तो उर्दू की एक बड़ी गहरी, बड़ी मजबूत रिवायत है, जिसमें उन्होंने राम जी का जिक्र किया है, कृष्ण जी का जिक्र किया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उर्दू शायरी के जो महबूब किरदार हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महबूब किरदार जो है वो कृष्ण जी का है, हमारे बाके बिहारी का है, कृष्ण कन्हैया का है। मौलाना हसरत मोहानी कॉमरेड भी थे, उनका एक शेर सुन लीजिए आप जी। कि हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजरी। हसरत की भी, मौलाना कह रहे हैं, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज। वाह वाह वाह। तो ज़बानें तो वाकई बड़ी मोहब्बत की होती हैं, एक दूसरे को करीब लाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे चलते हैं अनस साहब, जैसा कि आप बहुत उम्दा शायरी करते हैं और आप फेमस भी हैं और आपकी वीडियो भी वायरल होती हैं। तो जो वीडियो वायरल सबसे अधिक हुई है उस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं कि उसमें क्या विशेष रहा और क्यों वायरल हुई। ये वायरल का तस्वुर ही बड़ा मुश्किल नज़र आता है मुझे ओम प्रकाश जी। उसकी वजह ये है कि ये सारा दारोमदार उनके जो सोशल मीडिया पेज हैं, जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एक्स है, यूट्यूब है, इनका अपना एल्गोरिज्म है और इस पे वायरल होने के लिए आपका अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। माफ़ी के साथ आप बहुत ख़राब होकर भी वायरल हो सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम ये है कि अच्छा होकर वायरल होना। बिल्कुल। बहुत ईमानदारी की, बच्चा मेरे पास आया, सर मुझे कुछ ट्रिक बताइए जिसके ज़रिए मैं वायरल हो जाऊं और रातों रात में मशहूर हो जाऊं। तो मैंने कहा कल स्कूल जब आओ तो बिल्कुल निवस्त्र आना और अपने आगे एक बैग टांग लेना स्कूल का, और टहलते हुए एक वीडियोग्राफर अपने साथ लेके चलना, उसे अगले दिन यूट्यूब पे अपलोड कर देना। तो आप अगले दिन पूरी दिल्ली में आप पर चर्चा होगी कि दिल्ली में एक स्कूल का बच्चा ऐसे आया। मेरा वीडियो वायरल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उसकी रीच अच्छी खासी रही, लोगों तक पहुँचा और कई बार दिखाया भी लोगों ने, मोबाइल में आपका वीडियो हमारे पास है। तो उसमें मुझे एक कथा मैं सुना चुका हूँ आपको, पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है, मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखो तो खुशी होती है। तो इसको एक काफ़ी रीच मिली और लोग बड़ा पसंद करते हैं। वाह। तो बाकी देखिए, बहुत कोशिश की नहीं कभी सोशल मीडिया पे अलग से पैसा इन्वेस्ट करने की। अभी आपने एक बच्चे का जिक्र किया कि बच्चे ने कहा कि मुझे फेमस होना है, मुझे वायरल होना है। आपके बचपन की कोई रचना, कोई शायरी हमारे दर्शकों। मुझे दूसरी क्लास में उर्दू की किताब में एक नज़्म थी, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। वो नज़्म याद नहीं रही, लेकिन उसके इब्तिदाई मिसरे, तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की, जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल छोटी, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। इकबाल की बहुत सारी नज़में थी, बच्चे की दुआ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ये हर वक्त ज़बान पर रहती थी, बल्कि स्कूल की असेंबली में इसे परफॉर्म किया जाता था। लेकिन जब हम नवी जमात में पहुँचे, नवी क्लास में पहुँचे, तो उर्दू की किताबों में लिटरेचर जो हाँ बाकायदा इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ पे गज़ल से हमारी मुलाकात हुई। और हमने ये देखा कि गज़ल तो वो काम कर रही है जो हमें इस एज में ज़रूरत है, जिसकी हमारे इमोशंस को जिन चीज़ों की ज़रूरत है,
जिस सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है गज़ल वो हमें दे रही थी। यानी हमने अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कभी किसी स्कूल के चक्कर नहीं लगाए लड़की के, या किसी लड़की के पीछे पीछे उसे घर तक छोड़ने नहीं गए, या कोई ऐसी बेहुदा हरकत नहीं करी जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि गज़ल हमारे साथ थी। यूं मुस्कुराए जानसी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। वाह, ये स्कूल की किताबों में पढ़ रहे, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेदार, या इलाही ये माजरा क्या है, वाह, जान तुम पर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता दुआ क्या है। ये गालिब थे, गालिब हैं, हाली हैं, मोमिन, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो ये शायरी हमारे साथ थी, और न सिर्फ शायरी बल्कि उस ज़माने में जो प्रोज़ हम पढ़ रहे थे उसने भी न सिर्फ मैं, मुझ जैसे बेशुमार बच्चों की ज़हनी इर्तिक़ा में, उनके मेंटल डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा किया। यानी हमें बनाने में एक बड़ा किरदार जो है वो गज़ल का है। जब कभी रोना आता तो गज़ल साथ होती थी, जब कभी मुस्कुराते थे तो गज़ल साथ होती थी, जब किसी की याद सताती थी तो गज़ल साथ होती थी। तो यही वजह है कि हमने बड़ा संजीदा प्यार किया अपनी ज़िंदगी में, जिससे भी किया, और बहुत ईमानदारी के साथ प्यार किया। जब भी किसी से प्यार करते या प्यार हो जाता था तो हम ये सोच लेते थे कि इसके साथ तो अब, जिसे कहते हैं, जन जन्मांतर का रिश्ता है हमारा। वाह 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 वाह। तो ये शायद गज़ल ने दिया, मुझे लगता है। अभी आपने बताया कि जब आप कॉलेज टाइम में थे तो कभी आपने ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे आपको मायूसी हो। गज़ल और उस मायूसी वाले काम के अलावा आपने कॉलेज टाइम में क्या काम किया? नहीं, कुछ काम तो ऐसे किए जिसपे हमें तो शर्मिंदगी नहीं हुई, बाकी लोगों को शायद हुई हो शर्मिंदगी। वो क्या काम लेकिन कॉलेज की लाइफ बहुत ख़ास थी, और कॉलेज ने हमें तोड़कर दोबारा मरम्मत की, हमारी दोबारा बनाया। जो दुनिया वहाँ पर मिली वो दुनिया एक बड़ी दुनिया थी। वो एक कविता थी ना हिंदी की, जिसका कुछ उसका मफहूम ये था कि जब मैं छोटी सी थी तो ये समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार। एक पंछी के ऊपर थी, जब वो अंडे में होती है तो ये सोचती है इतना सही है, जब अंडे से बाहर निकलती है, घोंसले में आती है, तो चिड़िया को लगता है कि यही संसार है। जब वो पेड़ में टहलती है, पूरी दुनिया देखती है, तब उसे समझ में आता है दुनिया क्या है। तो कॉलेज आने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि दुनिया क्या है। अलग अलग तरह के दोस्तों से मुलाकात हुई, कॉलेज की जो शरारतें हो सकती हैं वो भी हमारे साथ थी। मैं हालांकि बहुत शाई था, बहुत इंट्रोवर्ट था कॉलेज में फर्स्ट ईयर तक। सेकंड ईयर से जो चीज़ें परिवर्तित हुई, एक ख़ास परिवर्तन आया, बहुत बोलने लगा। और तो कॉलेज में दोस्तों के साथ रहना, मोहब्बत की बातें करना, मोहब्बत का ज़िक्र करना लगातार, वो बड़ा ख़ास था। और वो दोस्त याद आते हैं कॉलेज के आज भी। हम नज़्म भी लिख देते थे। एक लड़की को प्रपोज़ किया, उसने रिजेक्ट किया, हमने एक नज़्म लिख दी। नज़्म याद नहीं है मुझे, क्या बात वो है। लड़की फिर भी याद रह गई। क्या बात है। तो उस लड़की को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लड़की याद रह गई आपको? मेरे पास ऑप्शन नहीं है ये कहने का कि तुम खुश रहो, बहुत सारी दुआएं तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत सारे फूल खिले जी, और बहुत सारे बच्चों की माँ बनो, ये मेरी ख्वाहिश है। ख्वाहिश है आपकी। हाँ, और क्या, मतलब इस तरह की रखनी चाहिए ना प्रकाश जी, और क्या। जिसने हमें रिजेक्ट कराओ उसको बहुत सारे बच्चे दे ऊपर वाले, आंगन में किलकारियां गूंजे उसके बहुत सारी। ये आशीर्वाद नहीं है। अनस साहब, हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपको हमेशा हास्य व्यंग के शायर से जाना जाता है जी, पहचाना जाता है, आप हास्य व्यंग से निकलकर और क्या आगे करना चाहते हैं? और हास्य व्यंग के नाम से जब आपको मंच पे आवाज़ दी जाती है तो कैसा फील होता है आपको? मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस होती है जब मुझसे ये कहा जाता है कि एक शख्स है जो आपको हंसाना चाहता है। मुझे गज़ल से बहुत मोहब्बत है। गज़ल के मुख्तलिफ शेड्स हैं, मुख्तलिफ रंग हैं। उसमें से एक रंग, यानी शायरी के मुख्तलिफ शेड्स हैं, जी जी, उसमें से एक जो है वो हास्य व्यंग भी है। और मुझे ये लगता है कि जब मैं स्टेज पर जाऊं तो कोई मुझे एज आ स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो तसव्वुर ना करे कि जो स्टेज पर आएगा और चुटकुले सुनाएगा।
लतीफ़े सुनाएगा और आपको हंसाकर चला जाएगा। अब जाकर मुझे लगता है कि जब मैं स्टेज पर आऊँ तो लोगों को ये मालूम हो, ये यकीन हो कि एक शख्स आ रहा है जो हंसाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा। समाज के जो बड़े ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो हमारे आसपास की दुनिया है, इश्यूज़ हैं, उन पर बात करेगा। तो वो हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। बल्कि मेरी 4 पंक्तियां हैं, वो मुलाहिजा करें जी। और इसमें कोशिश की है मैंने अपने आप को डिफ़ाइन करने की। हैरतों में जो डाल दे सबको, ऐसा मंजर दिखा भी सकता हूँ। हैरतों में जो डाल दे सबको, ऐसा मंजर दिखा भी सकता हूँ। वाह। मुस्कुराहट भी आएगी लब पर, आपको मैं रुला भी सकता हूँ। वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मुश्किल तरीन काम है दुनिया में किसी को हंसाना और समाज के उन मुद्दों पर बात करना जिस पर सब खामोश हों। कोशिश है, देखिए क्या पता कामयाब हो जाऊं मैं। बहुत अच्छे, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने बहुत टारगेट शुक्रिया। को अचीव करें। आप हम बहुत आगे बढ़ते हैं। जी। जैसा कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो गीत विधा है वो कम होती जा रही है या बंद होती जा रही है, लेकिन गज़ल तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जहाँ जिस भी मंच पर जाते हैं तो गज़ल सुनने को मिलती हैं, गज़लकार बढ़ रहे हैं, गीतकार कम हो रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, मुझे लगता है कि हर दौर में गज़ल जो है उसकी हुक्मरानी रही है और गज़ल के पैरेलल उर्दू की जो दूसरी असनाफ हैं, जो सबसे मकबूल सिन्फ है, जो फॉर्मेट है शायरी का, वो है नज़्म। आपको हैरानी होगी कि नज़्मों को वो मकाम नहीं मिला स्टेज पर तो ख़ासकर, या ये कह लीजिए कि नज़्में बहुत मकबूल होने के बावजूद गज़ल के बराबर नहीं बैठ सके। क्या बात है, क्या बात है। तो गज़ल की हुक्मरानी तो हर दौर में रही है, लेकिन जहाँ तक गीत की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि अच्छे गीत लिखने वाले नहीं हैं। कई बड़े अहम नाम हैं हिंदी मंचों पर भी, उर्दू में भी। लेकिन ये तो हुआ है कि गज़ल की वजह से जो दूसरे फॉर्मेट हैं शायरी के, दूसरी विधाएं हैं, आज का यूथ उस तरफ जाता हुआ कम नज़र आता है। यानी कि सब गज़ल के पीछे भाग रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, मेरे अलावा मेरे एज ग्रुप में या मेरे बाद भी उर्दू में जो तंज़ो मिज़ाह की शायरी कर रहा हो, बिल्कुल, और नहीं मिलेंगे आपको। तो ये गज़ल का जादू भी है और इस जादू का कहीं ना कहीं जो दूसरी विधाएं हैं, फॉर्मेट हैं, जो असनाफ हैं, उनको नुकसान तो हुआ है। तो आपको जो हमारे शायर दोस्त हैं, उन्हें अपनी जो उनकी सृजनात्मकता ऊपर वाले ने दी है आपको क्रिएट करने की ताकत, तख्लीकियत, उसे और फॉर्मेट में भी आजमाना चाहिए। क्या बात है। गीत भी लिखें, गज़ल भी लिखें, नज़में भी लिखें, दोहे भी लिखें, और जो दूसरी विधाएं हैं उनमें भी शायरी करें आप। ये ज़रूरी है, तमाम प्रयोग करें। हाँ बिल्कुल। क्या बात है। लेकिन अनवर साहब, देखा गया है कि आप साहित्यिक क्षेत्र में रहते हैं, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ साहित्यिक आयोजन होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा यूथ है जो साहित्य को नहीं समझता, साहित्य को नहीं मानता या साहित्य को पसंद नहीं करता। सिर्फ एक वर्ग है, हम एकजुट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, 100-200 लोग हो जाते हैं, हमें लगता है कि बहुत बड़ा वर्ग है। लेकिन जो हमारे देश की आबादी है, उस नज़रिए से देखा जाए तो साहित्य लेखन या शेर व शायरी बहुत कम युवा पसंद करता है। ऐसा क्यों? अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता ओम प्रकाश जी के युवा कम पसंद करता है। ये बात सही है कि साहित्य पसंद करने वाले लोग बड़े ख़ास होते हैं जी, है ना, बहुत विशेष लोग होते हैं। उनसे आप बात करें, उनसे मुलाकात करें, तो आपको लगेगा कि ये लोग आम लोगों से अलग हैं। जी, तो ये तो है कि वो बड़े ख़ास लोग होते हैं। लेकिन जहाँ तक साहित्य आम लोगों को पसंद नहीं आता, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो राहत इंदौरी की रील जो है उसे मिलियन व्यूज़ नहीं मिलते। वसीम बरेलवी की शायरी को और जो हिंदी कवि हैं उनकी शायरी को, डॉक्टर बशीर बद्र की शायरी को, आज उर्दू के हिंदी के शायर जो हैं वो वायरल कंटेंट हैं।
और मैं अभी मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से कुछ अरसे पहले गुजर रहा था। 2 रिक्शा वाले नीचे बैठे हुए थे और मैं अपनी मस्ती में जा रहा था। एक रिक्शा वाले ने कहा दूसरे से कि यार एक जिगर मुरादाबादी का शेर सुनो। वाह। उसने जिगर मुरादाबादी का शेर दूसरे रिक्शा वाले को सुनाया। मैं अभी एक ख़ास खुशी का एहसास था मुझे कि एक रिक्शा वाला जिगर का शेर सुना रहा है। मेरी हैरानी की इंतहा ना रही जब दूसरे रिक्शा वाले ने ये कहा कि मुझसे असगर गोंडवी का शेर सुन यार एक। वाह। अच्छा, आज के नए लड़के जो शायरी कर रहे हैं वो वायरल हैं, उन्हें पहचान मिलती है। उर्दू का सबसे बड़ा जश्न जो है रेख्ता और जश्न अदब, यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आते हैं और अब तो टिकट लेकर भी आ रहे हैं, 500 का, 700 का, 800 का, 1000 का। तो मकबूलियत तो बहुत ज़्यादा है। हमारे फिल्मी गाने, पुराने फिल्मी गाने जो हैं वो साहित्य का हिस्सा है ना, उसे अलग नहीं किया जा सकता साहित्य से, अदब से। उनकी रीच आज भी उतनी है और आज भी जो पोइट्री बेस्ड गाने हैं उनको सुनने वाला तबका बिल्कुल अलग है। तो मुझे ये लगता है कि साहित्य तो सोशल मीडिया के आने के बाद ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है और हम ख्याल लोग एक जगह जमा हुए हैं। तो एक ज़माने तक लोगों ने नाउम्मीदी फैलाई और ये ख़बर आम की कि शायरी पसंद करने वाले ख़त्म हो गए, अदब और साहित्य की बात करने वाले ख़त्म हो गए, काले बादल छाए हुए हैं। अब वो सारे बादल छट चुके हैं। यूथ जो है उनकी शायरी हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, ये अलग मामला है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं साहित्य में। क्या बात। तो मुझे लगता है कि हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। दुनिया अभी और बेहतर होने वाली है, देखते हैं क्या होता है आगे। क्या बात है। चलिए हम भी इंतज़ार करते हैं। आपने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी। हमारे दर्शक बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हैं। जैसा कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, वायरल की हो रही हैं, रील की हो रही हैं, तो हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि आपके मायने में मशहूर होना क्या होता है? ये बड़ा मुश्किल और बड़ा टिपिकल, ये कह लीजिए कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, बहुत टेढ़ा सवाल है। पॉपुलैरिटी क्या है जी? मुझे ये लगता है कि मकबूलियत के अपने अपने एक दायरे हैं पॉपुलैरिटी के। जैसे ओम प्रकाश जी को, प्रजापति जी को 10 लोग जानते हैं, 10 लोग उनके फ़ैन हैं, तो उनका दायरा है उनकी पॉपुलैरिटी का, जिसमें वो कम से कम 10 लोग तो आते हैं। अनस फैज़ी के दायरे में शायद 5 लोग आते हैं। तो ये दायरे हज़ारों में भी होते हैं, लाखों में भी होते हैं और करोड़ों में भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपको और आपकी शायरी को पसंद करने वाला जो भी इंसान है, हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए और अपने उस दायरे को समझना चाहिए कि मेरा जो पॉपुलैरिटी का दायरा है वो मुझसे क्या चाहता है। अब मकबूल तो आप बहुत ख़राब करके भी हो जाते हैं। अच्छा करने के बाद अगर कुछ लोग आपको पसंद करने लगें और आपके पीछे या आपके मुंह पर कहते हैं आप अच्छा कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए उससे बड़ा इत्मीनान कोई नहीं है। बिल्कुल। और लगातार चाहे वो सोशल मीडिया हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो, हम सभी कोशिश करते रहते हैं कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और अच्छा करके पहुँचें, बहुत ख़राब करके नहीं। बहुत बढ़िया। और वो जो पॉपुलैरिटी है हमारी वो देर तक चले, है ना। राजेश खन्ना थे, उन्हें पूरी दुनिया जानती थी, जानती है और जानती रहेगी। वो अपना कंट्रीब्यूट करा अपने फील्ड के अंदर और इस दुनिया से चले गए। तो हम भी जब जाएं तो हमें यह एहसास हो कि हम कुछ ऐसा कर गए कि हमारे बाद भी कुछ लोग बात करेंगे कि हाँ एक इंसान था जिसने ये शायरी की, ये उसकी शायरी की खुसूसियात थी, तो हमारा अचीवमेंट है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो बस पॉपुलैरिटी के लिए बहुत ईमानदारी से मेहनत करें। शॉर्टकट बहुत सारे हैं, एक रील हिट होती है और महीने भर बाद फिर कुछ उस पर कोई जिक्र भी नहीं करता। बिल्कुल उसकी वैल्यू है जी, लेकिन हमें और निरंतरता रखनी, हाँ उस पर बात करनी पड़ेगी, थोड़ी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब मुश्किल है वो इसलिए कि बहुत लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं पूरे दिन पूरी दुनिया में। तो बहरहाल कोशिशें जारी हैं।
बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा से आप लबालब हैं और लबालब वाली ही ऊर्जा वाली बात हमारे दर्शकों को आप शेयर कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप शिक्षक हैं, दिल्ली सरकार में शिक्षक हैं, तो क्या आपको लगता है कि साहित्य को, जो हमारे बच्चे हैं उनकी मौलिक शिक्षा में साहित्य को जोड़ना चाहिए? साहित्य जुड़ा होता है लेकिन एक बड़ी क्लास के साथ, लेकिन अगर उसे पहली क्लास से या नर्सरी से भी जोड़ा जाए तो क्या क्या सकारात्मकताएं आ सकती हैं? मुझे लगता है ऐसा है ऑलरेडी। पहले से ही जो हमारी हिंदी की पुस्तकें हैं, उर्दू की किताबें हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं, उनमें जो कहानियाँ होती हैं, जो पोएम्स होती हैं, वो हमें नैतिक बनाती हैं। हमारे अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारी अखलाकी तरबियत करती हैं कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, क्या अच्छा है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, क्या बुरा है, मुझे कैसा बनना है, मुझे सच बोलना है, झूठ बोलना बुरी बात है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, लेकिन वो क्या कारण है कि उनका इम्पैक्ट पढ़ना बंद हो गया या कम हो गया, या ये हुआ कि जो समाज में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आईं, हम उस तूफ़ान को शायद रोक नहीं पा रहे हैं, उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो चीज़ें मौजूद हैं और उन पर क्या काम करना चाहिए, क्या नया काम करना चाहिए? हमें, मुझे लगता है कि लिटरेचर को, ख़ासकर जो बच्चों का अदब है, जो बच्चों का साहित्य है, उसे नए फॉर्मेट के ज़रिए बहुत इम्प्रोवाइज़, बहुत अपडेटेड तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आप उस दुनिया की बात करें जो डेवलप दुनिया है, जहां से होकर टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है, वहां अगर हम गौर करेंगे तो बच्चों के जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत अपडेटेड हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो बच्चों की कहानियों को लेकर, बच्चों की कविताओं को लेकर बहुत, इसे कहते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनकी जो एनिमेशन का काम है बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों को जब हाथ में हम मोबाइल देते हैं, उस वक्त कौन सा कंटेंट हम सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, ये हमें तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हम खुद हम देख रहे हैं बिल्कुल OTT वाली बड़ी वेब सीरीज़ और उनकी रील्स को हमने लाइक कर रखा है, और इनका एल्गोरिथम वही है कि अगर आपने एक रील भी देख ली मान लीजिए, तो उसके बाद जो आगे वो आपको रिकमेंड करेगा उसी कंटेंट के आसपास की रीलें रिकमेंड करेगा। उस मोबाइल में हमने खूब देखा, बहुत रोमांटिक रील्स देखी और उसे रख दिया और उसी को बच्चे के हाथ में दे दिया। और अब हम बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो बड़ा नैतिक, हमारी इज्जत करने वाला, या वो जो हम चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा हम जो चाहते हैं वैसा उठे, लेकिन वो जो कंटेंट आप उस बच्चे के हाथ में दे रहे हैं, तो ये तो फैसला हमें करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हमारी है। क्या प्राइवेसी लॉक हो सकते हैं यूट्यूब के या दूसरे चैनल्स के, जिनको हम ऑन करके बच्चों के हाथ में दें, कुछ चैनल सब्सक्राइब कर लें, लगातार देखें। एक बड़ी, मतलब हमें इतना अवेयर होने की ज़रूरत है कि आजकल कुछ कार्टून चैनल्स जो हैं उसमें भी गालियां और मिसबिहेव, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, बड़ों से मिसबिहेव करते हुए बच्चे कार्टून दिखाते हैं। तो हमें खबरदार तो होना पड़ेगा, और अभिभावकों को चौकन्ना बहुत ज़रूरी है, उस कंटेंट को क्लिक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चा किताब में दिलचस्पी नहीं ले रहा, अव्वल तो दिलचस्पी लेकर आए किताब में, उससे बात करें, समझाएं, कहानियाँ दिलचस्प तरीके से उसके सामने पढ़ें, टीचर्स भी पढ़ें और बच्चे भी पढ़ें। लेकिन उसके अलावा जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो भी वो सब्सक्राइब करें जिसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक बातें हो, नेगेटिव ना हो। जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। ये हमारे चैनल से जुड़े हुए जितने भी अभिभावक हैं उनको मुझे लगता है कि सचेत रहने की आवश्यकता है, तभी बच्चे गलत दिशा में नहीं जा पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि बच्चों के गलत दिशा में जाने की हम बात कर रहे हैं। आजकल का जो पढ़ा लिखा युवा है वो विवाह करता है, या तो वो लव मैरिज करता है या अरेंज मैरिज करता है, ज़्यादातर लव मैरिज करता है, और अभिभावकों को, पेरेंट्स को उन्हें एक्सेप्ट करते हैं।
वो हो सकता है मन से करते हैं या बेमन से करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो जोड़ा जो होता है, जो वो कपल होता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो लड़ाइयाँ जो है कोर्ट तक पहुंच जाती हैं और वहाँ तलाक के केसों की संख्या अत्यधिक बढ़ी हुई है। तो क्या कारण है, क्या मेल मिलाप का तालमेल है? क्योंकि हम देखते हैं कि आज से 30-40 साल पहले जब विवाह होते थे, वो विवाह आज तक लंबे चल रहे हैं, निभ जाते वो थे। कई पीढ़ियां आ गई, तीसरी पीढ़ी तक उनकी आ गई है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। वर्तमान में तलाक की संबंध विच्छेद की संख्या न्यायालयों में भरी पड़ी है, भीड़ लगी हुई है। इस विषय में ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करना चाहिए? एक समाज बड़ी तेज़ी के साथ बदला है जी। पिछले 15-20 सालों के अंदर। हम्म, बहुत चेंज आए हैं और वो सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं। यानी वो चेंज ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद भी हैं और वो शायद ऐसे भी हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अब लव मैरिज की बात करते हैं। आपने एक दूसरे को पसंद किया और आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। वो चांद तोड़ के लाने की भी हो सकती हैं, वो आपके लिए एक महल बनाने की भी हो सकती हैं। वो ख्वाब हैं बिल्कुल। और उन्हें पूरा करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में लड़के को ऑफिस भी जाना है, लड़की की भी अपनी मजबूरियां हैं, वो ऑफिस भी जाती है, लड़का भी वर्किंग भी ऑफिस है, जा रहा है, बिल्कुल, वर्किंग भी दोनों है, नॉन वर्किंग है, वर्किंग दोनों भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है ऑफिस की और एक दूसरे से उम्मीदें भी हैं जो बांध के बैठे हुए थे। प्रैक्टिकल लाइफ जो है, वो जो लव लाइफ होती है हमारी पार्क वाली, लव लाइफ समय की जो हाँ, होती है, जो जिसमें वो- चॉकलेट भी होती है, आइसक्रीम भी होती है, पॉपकॉर्न भी होते हैं, उसमें साथ बैठ के एक पाइप से हम एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। उस लव लाइफ से ये प्रैक्टिकल लाइफ ज़रा मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती तो है। इस फ़र्क को लव मैरिज पहले भी होती थी, लेकिन लड़की घर पर आई, जॉइंट फैमिली है, इसकी कोई बात उसको नागवार गुजरी लड़के को, लड़के की लड़की को, तो घर वालों ने, आसपास के लोगों ने जो साथ में रह रहे हैं उन्हें समझा दिया और उसके बाद फिर दोनों एक हो गए। अब दोनों समझदार हैं, आशिक भी समझदार है और माशूक भी है ना, महबूब भी समझदार है और आशिक भी समझदार है, दोनों दिमाग लेके मोहब्बत कर रहे हैं। एक बात तो हमें इनकी वो फ़र्क आ जाता है शादी के बाद। दूसरी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई प्रकाश जी, और वो ये हुई कि अब पार्टनर के ऑप्शन खुल गए। आज से पहले तो नहीं था कि अगर मैं शादी मेरी नाकाम रही तो फिर क्या होगा। आज लड़की के पास भी ऑप्शन है, लड़के के पास भी ऑप्शन है। आज वो चीज़ें हमारे समाज में उनका अस्तित्व है जो आज से 10-12 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। अब उन पे बात होने लगी है। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी उन चीज़ों की खबर रखते हैं। अब जब गैप आ गया, दूरी आ गई, तो सेपरेशन पे जाते हैं हम सीधे जी, समझौते पे नहीं आते। जो आप कह रहे हैं तलाक के लिए फ़ौरन अर्जी आ जाती है, और तलाक के बाद, मनमुटाव के बाद कुछ लोग नई ज़िंदगी शुरू कर लेते हैं, वेलकम। कुछ लोग नहीं निकल पाते उस दौर से। लेकिन एक समझदार ज़िंदगी में मुझे लगता है कि तलाक की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। कि मान लीजिए तलाक बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद एक ऑप्शन तो है। यानी मैं अपने पार्टनर को, और मेरा पार्टनर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और अब हालत ये हो गई है कि हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी रहना पसंद ही नहीं करते, तो उस का इलाज आप बहुत ईमानदारी से बिना लड़े झगड़े एक दूसरे के साथ सेपरेशन का फैसला कर लिया, तलाक ले ली। अब आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारें, आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। नुकसान सिर्फ बच्चों को होता है। जो बच्चे होते हैं उनको भी होता है, और जो कपल थे उनके गार्जियन को भी होता है। उनके गार्जियन को भी होता है, क्योंकि हमारे समाज में दो लोगों का रिश्ता जो है, दो समुदायों का, दो घरों का, ख़ानदानों का रिश्ता होता है। तो जब तलाक होती है, तलाक वाक़ई होती है, तो उनके पेरेंट जो हैं
उनको भी असर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तलाक का अगर असर होता है तो वो उन बच्चों पर होता है, उनका करियर खराब जिनकी परवरिश में एक ऐसा फेस आया जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उनको पता ही नहीं था कि उन्हें ये मालूम विषय नहीं क्या था होता ये है। भी होता, ऐसा भी हो सकता है माँ बाप के बीच में, ये अलग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तलाक अगर ऑप्शन है तो वो सबसे लास्ट ऑप्शन है। मतलब आप एक दूसरे का गला दबा के मारे नहीं एक दूसरे को, कम से कम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि तलाक तो ले सकते हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन। लेकिन मेरे ख्याल से समाज का भी एक इसमें एक रोल होना चाहिए, या परिवारजनों का या बुद्धिजीवी वर्ग का भी एक रोल होना चाहिए उनको गाइड करने के लिए। एक बड़ी बारीक चीज़ है, मैं आपके चैनल पे, मैं और मेरा पार्टनर जो है, हम मेंटली के अलावा फिजिकली सेटिस्फाई नहीं है, या मैं अपने पार्टनर को फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन मेरी शादी करा दी गई। अब क्या ऑप्शन है? समाज क्या ऑप्शन दे रहा है? नहीं, वो ठीक है। मेरी एक दोस्त तो सुसाइड करने को तैयार थी, खाली इस बुनियाद पर कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो फिजिकली इम्पोर्टेंट हैं। मैंने कहा सुसाइड मत करना प्लीज़। बोले शादी करने नहीं देंगे घर वाले। तो तुम क्या मशवरा दे रहे हो? मेरे पास उसको समझाने के लिए कुछ नहीं था। वो या तो तलाक आप दिला सकते हैं, तलाक दिलाइए, या वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, उसकी मजबूरी थी, मजबूरी है। समाज तो नहीं देता इन सवालों का जवाब। मर, इसी तरीके से मर, पति के साथ जा, जैसा भी है बर्दाश्त कर। लेकिन आप सोचिए ना, अगर आपकी, ये तो फिजिकल डिमांड की बात की, इमोशनल डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा आपका पार्टनर किसी भी तरीके से, ये आपको जलील करता है, रोज शराब पी के मारता है, आप क्या करेंगी अगर आप औरत होते तो? यानी हमारे यहाँ औरतों पर बातें तो हुई, महिलाओं पर, लेकिन उनके राइट्स पर सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी जानकारी लेना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि ये ज़्यादातर लव मैरिज में ऐसा होता है। अरेंज मैरिज में दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं कि ये लड़का शारीरिक और मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से कैसा है, और ये लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से कैसे हैं। एक दूसरे के परिवार से परिचित होते हैं, या परिचित होकर वो संबंध क्रिएट करते हैं, संबंध बनाते हैं अपने संबंधी का, जब उन बच्चों का विवाह होता है। जब अगर ऐसे अरेंज मैरिज होती है तो शायद ये संभावनाएं कम हो जाती हैं। उसमें मुझे लगता है कि जो कि घर वाले इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्ट। लव मैरिज तो घर वाले कह देते हैं कि तुम्हारी मर्जी की, तुमने किया। हालांकि ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़का लड़की एक दूसरे को लव मैरिज में जानते हैं, और जो समझ जाते हैं एक दूसरे को, उनकी बेपनाह मिसालें हैं फिल्मी दुनिया में। आप देखें दिलीप कुमार और सायरा बानो, नहीं ऐसे बहुत सारे नसीरुद्दीन शाह, सेकंड वाइफ, बिल्कुल आप देखिए मोहब्बत, और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। और ऐसी मिसालें भी हैं कि शादी के 3 साल बाद जो है उन्होंने अब सेपरेशन लिया, वो किसी और के साथ हैं। ऋतिक रोशन आज किसी और के साथ हैं, सुजैन खान जो है आज किसी और के साथ है। लेकिन ये जो, अगर चलिए हम यहाँ से दिल्ली एनसीआर से हम बॉम्बे चलते हैं, लेकिन ये क्या परंपरा है बॉलीवुड की जो एक शादी पर नहीं टिक पाते, और कई अभिनेता या अभिनेत्री तो ऐसे हैं जिनकी 2-2, 3-3, 4-4 रिश्ते बने हैं। ये क्या है? देखिए परंपरा, क्या ये परंपरा बदलना चाहते हैं, या इनके साथ ऐसा होता है, या क्या वजह है? देखिए डिफरेंस है, एक फ़र्क है, या अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं? पता नहीं, कुछ तो बढ़ा रहे हैं ये बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी को लेकर ज़्यादा आज़ाद महसूस करते हैं जी, और समाज का जो प्रेशर हो सकता था उन पर, या आप और हम महसूस करते हैं, वो उस तरीके से महसूस नहीं करते। वो अब कबूल करने लगे, है ना। हमारे समाज में आप और हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। जी जी। और कोई समाज इन ताल्लुकात से इनकार नहीं कर सकता, और कुछ कहता नहीं है। हम खामोश हैं। उन्होंने उसको ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट किया कि मैं नहीं रह सकता, आप उसे कुछ भी नाम दे लें,
ये आप जाने। वो उसे अपनी एक ज़िंदगी की तरह गुजार रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड में भी ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत ईमानदारी के साथ दिया, और ऐसी भी मिसालें हैं कि जहाँ आखिरी ज़िंदगी बड़ी ख़राब भी रही, कुछ अदाकारों की बहुत ज़्यादा ख़राब रही। राजेश खन्ना पर तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन वहाँ अमिताभ बच्चन भी हैं जो बहुत कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ज़ाती तौर पे अगर सेटिस्फेक्शन जहाँ मिल रहा है, अब वो समाज डेवलप हो चुका है कि वो आपको ये फ्रीडम देता है कि आपको जहाँ रिलैक्स, इत्मीनान महसूस हो, खुशी महसूस हो, आप वहाँ रहते हैं, वो काम करते हैं। नैतिकता या इसका कोई एक मिजाज नहीं होता अशोक जी। आप दिल्ली से बाहर किसी गांव में जाएंगे तो वहाँ की नैतिकता बिल्कुल अलग होगी आपके इस शहर से। आप मुंबई जाएंगे अलग होगी, आप दुबई, आप यूके, यूएस जाएंगे तो वहाँ की नैतिकता अलग होगी। एक चीज़ एक समाज में बिल्कुल अपराध है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, और वही चीज़ दूसरे समाज में एक्सेप्टेबल है, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं जिसे जिस समाज में मिले मान्यता, वो वहाँ जाके ज़िंदगी गुजारे। क्या बात है, क्या बात। चलिए चलते चलते अनस साहब, हम चाहेंगे कि आप जो वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि समय बदल रहा है, ये लोग बदल रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, और इन विषयों पर आप उन बच्चों को, उन युवाओं को और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जीवन अच्छे से जिए, उसके लिए क्या करें? देखिए, हमें बेसिक पर आना चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। उन मूल्यों पर आना चाहिए, उन नैतिक मूल्यों पर आना चाहिए जिसका अभाव समाज में हो चुका है। मिसाल के तौर पर हमें समझना चाहिए ज़िंदगी की जो बुनियाद है वो मोहब्बत है, और हम सभी अपने दिल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़, किसी ना किसी शख्स के लिए, किसी ना किसी समुदाय के लिए नफ़रत तो लेके बैठे हुए हैं। और उसकी वजह शायद ये है कि हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हमें लगता है कि सबसे अच्छे हम हैं, सबसे पावरफुल हम हैं, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल जो रास्ता सबसे अच्छा है वो हमारा रास्ता है। हमें इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, और एक्सेप्टेंस जो है, कबूल करना सामने वाले को, वो हमें करना पड़ेगा, करना चाहिए। हमारे दिल में किसी के लिए नफ़रत ना हो, सिर्फ मोहब्बत हो। और दुनिया का हर मज़हब हमें यही सिखाता है कि हम नफ़रत से दूर रहें, मोहब्बत के करीब आएँ। तो अगर आप इन मूल्यों पर, इन नैतिक मूल्यों के आधार पर ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। और जब आप इस दुनिया से जा रहे होंगे तो उस वक्त जब आपकी आत्मा या आपकी रूह निकाली जा रही होगी, उस वक्त भी आपको एक ख़ास तरह का सुकून होगा, आपके चेहरे पर एक ख़ास तरह का इत्मीनान होगा। समाज के ताल्लुक़ से ये समझिए कि समाज बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है, और इस बदलते हुए समाज का मुकाबला हम ये कहकर कभी नहीं कर सकते कि ये बुरा है, गलत है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमें फ्रंट पर आना पड़ेगा, और जो बदलती हुई सामाजिक कदरें हैं, सामाजिक और नैतिक मूल्य हैं, उन पर चिंतन करना होगा। मिसाल के तौर पे मैं ये तो कह सकता हूँ, मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है, मोबाइल से दूर रखो बच्चों को। ये एक आसान रास्ता है किसी चीज़ से अपने आप को बचाने का। बिल्कुल। लेकिन हम सब जानते हैं कि मोबाइल से बचा नहीं जा सकता। हम लाख ये कह लें कि ये बहुत बुरी चीज़ है, हम इससे अपने आप को अब दूर नहीं कर सकते, डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, अपने बच्चों से हम नहीं छीन सकते। वो खाना खाते वक्त भी मोबाइल चाहते हैं, वो दूध पीते वक्त भी अपने हाथ में मोबाइल चाहते हैं। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, जो हमें बहुत बहुत बुरी और बहुत ख़तरनाक भी लगती है कभी कभी, उसका ऐसा क्या इस्तेमाल किया जाए कि वो हमारे बच्चों पर पॉजिटिव असर डाले। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, ओम प्रकाश जी, जो कहते हैं बच्चों से मोबाइल छीन लो, बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दो। मैं भी ये चाहता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, और हम चाहकर भी ये नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम हम ये कोशिश तो करें कि बच्चों के पास अगर मोबाइल है, उनके पास कौन सा कंटेंट जा रहा है। एक टीचर के तौर पे मैं आपको वो
चीज़ें बता सकता हूँ, ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो आप हैरान हो जाएंगे। बच्चों की ज़बान किस तरह से बदल रही है, बच्चों का चीज़ों पर रिएक्ट करने का अंदाज़ कितना बदल गया है। जब वो रील्स देख के परवरिश हो रही है, उनकी यूट्यूब के ज़रिए परवरिश हो रही है, वो पूरी तरह बदल चुके हैं। ये पॉजिटिव तब्दीली है, नेगेटिव मुझे नहीं मालूम, आगे जाके मालूम होगा, लेकिन बच्चे उसका असर ले रहे हैं। उनकी वोकैबुलरी में वो शब्द आ रहे हैं जो यूट्यूब पे बोले जाते हैं, जो मौलिक शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ वो से भी उनको आ रहा है। और उसके अलावा बाज़-औक़ात वो अपने जवाब से या अपने रवैयों से हैरान कर देते हैं आज के बच्चे। मैं 2 साल तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा। उनका जो रेस्पॉन्स अब आने लगा है वो आज से 10 साल पहले के बच्चों का नहीं आता था, बिल्कुल अब आने लगा है। तो हमें सावधान तो होना पड़ेगा मोबाइल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। और अभी तो कुछ नहीं बदला, बिल्कुल। अभी तो AI आया है, एज आई, उसके बाद अगले 4-5 सालों में जो एक इनकलाब आने वाला है इस सिलसिले का, डिजिटल का, तो वो तो बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है। हमें बच्चों के और या अपने और इस टेक्नोलॉजी के बीच में एक समावेश तो करना पड़ेगा। अभिभावकों को उसके मध्य में रहना होगा। हाँ, मतलब ये नहीं कि टीवी बंद कर दिया दुनिया ख़त्म, अब वो दुनिया चली गई है, उससे आगे की दुनिया आ गई है, बंद नहीं कर सकते आप टीवी मोबाइल को। और ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ पर बात करूं जी, आज से 10 साल पहले जो A ग्रेड मूवीज़ होती थी या प्रोहिबिटेड कंटेंट होता था, सेक्सुअल कंटेंट होता था, वो एक टीवी पर कोई इंसान देख सकता था जब मोबाइल का तसव्वुर नहीं था। वो एक अलग दुनिया होती थी। अब जो OTT के ज़रिए आप तक कंटेंट पहुंच रहा है, तो वो बच्चों को भी बड़ों को भी ये समझा रहा है कि आपके पड़ोस वाली आंटी भी, आपकी चाची भी, आपकी भाभी भी, आपके कज़न भी, वो अब उन पे आप नज़र रख सकते हैं। और इन चैनल्स पर वो कंटेंट परोसा जा रहा है। यानी कि जो एक नैतिक हमारे ताल्लुकात थे वो ख़त्म होते वो मरते जा रहे हैं। यानी अब एक मर्द के लिए कोई भी औरत सिर्फ औरत है और एक टूल है, एक टारगेट है। और एक औरत के लिए भी एक मर्द, वो कोई भी हो, वो अब टारगेट बनता जा रहा है। और ये हम सबके साथ बैठ के नहीं देख रहे टीवी पर, ये खामोशी के साथ हमने जो सब्सक्राइब कर रखी हैं कुछ वीडियोस एप्लीकेशन, उस पे देख रहे हैं और वो डायरेक्ट हमारे दिमाग पे असरअंदाज हो रहा है और खामोशी के साथ ही आक्रमण कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये समाज अच्छा लगता है जिसमें सब होता रहे, तो जी भर के सब्सक्राइब कीजिए, कौन रोक रहा है मुझे और आपको? नहीं रोक रहा ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक सभ्य समाज के लिए कुछ बाउंडेशन में डर जाते हैं लोग इस लफ्ज़ से, लेकिन जो कहीं ना कहीं एक सेल्फ बाउंडेशन है, एक पाबंदियाँ होनी चाहिए खुद पर। हमें और जानवरों में रिलेशन के ताल्लुक से, वो भी एक बड़ी तादाद जानवरों की इसमें लिहाज रखती है शायद, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें उनकी तरह कहीं पर भी किसी को भी अपना टारगेट नहीं समझना है जी। तो चाहे वो बच्चों की बात हो, वो टीनेजर की बात हो, नौजवानों की बात हो, बूढ़ों की बात हो, क्या बात है, हमें बहुत संजीदा होने की ज़रूरत है इस समाज को। और ये समाज डंडे से नहीं सुधर सकता। आप लठ ले लें और नैतिकता का डंडा सब पर बजाएं, उससे चेंज नहीं होगा, उससे तो और बढ़ेगा। आपको कहीं ना कहीं बहुत ईमानदारी के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए एक लाइन बनानी होगी, एक रास्ता बनाना पड़ेगा। वरना 80 साल के अंकल भी बैठे हुए मोबाइल पे क्या देख रहे होते हैं कभी कभी आप और हम नहीं जानते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डरावना तो है, तैयारी तो करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो एक टीचर के तौर पे तो मैं ज़्यादा डरता हूँ। क्या बात है, बहुत डरने वाली बात है। बिल्कुल। बट पॉजिटिव रहिए, समाज के लिए गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, हाथ में डंडा उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सावधान होने ज़रूरत है, सावधान होने की और एक रास्ता बनाने की, जिसके ज़रिए इन चीज़ों को समाज से आहिस्ता आहिस्ता
कम ना भी किया जाए, लेकिन लोगों को ये समझ दी जाए कि ये इसके दुनिया जो है फायदे और नुकसान ये नुकसान हैं। ज़्यादा वाह है। वाह वाह, बात करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे अनस साहब, आपने हमारे ट्रू मीडिया के दर्शकों को, बच्चों को और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जो इस समाज को ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी वरना है ये। हमारा युवा वर्ग, हमारा टीनेजर गलत दिशा में जाता दिख रहा है, जिसके समाज के बहुत ही गलत नुकसान हुए और बहुत बुरे नुकसान हमें भोगने पड़ेंगे। आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ट्रू मीडिया से जुड़े हुए हैं। मेरी ये दुआ है कि आप बहुत मज़ीद कामयाबी की तरफ आगे बढ़ें। जी। आप लोग भी सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मोहब्बत ही है जो हमें हमेशा ज़िंदा रखेगी। खुदा हाफिज़। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।